एक नई वीडियो के साथ आज फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहले खबर की बात करेंगे तो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की तरफ से आ रहा है निकल के खबर। अब भारत ने फिर से इसका ट्रायल किया है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल, यानी कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेवलप करते वक्त या उसका प्रदर्शन करने के लिए जो व्हीकल है उसका ट्रायल किया गया है। आपको पता है कि डीआरडीओ हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, जिसके लिए स्क्रैम जेट होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इस प्रकार का प्रोपल्जन सिस्टम होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो इसी के डेवलपमेंट में ये दूसरा ट्रायल है। 2019 में पहला ट्रायल किया गया था। इस बार फिर से उड़ीसा के तट पे अब्दुल कलाम आइलैंड से इसका ट्रायल किया गया था। अभी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है कि कितने समय इसकी फ्लाइट रही, पर यह कहा जा रहा है कि पिछले बार से इसका बेहतर प्रदर्शन रहा है। बहुत ज़्यादा डिटेल इसके बारे में ना बताई गई है और ना ही मीडिया में आई। पर खुशी की बात तो यह है कि भारत इस ओर ध्यान दे रहा है कि हाइपरसोनिक मिसाइल हमें जल्द से जल्द बनानी है। अभी तक वर्किंग हाइपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है कि चीन के पास है, रशिया के पास है, अमेरिका के पास भी नहीं है। और अमेरिका, चीन और रशिया के पास जो मिसाइल है उनको थ्रेट भी मानता है। बात करते हैं भारत और चीन के रिश्तों की। भारत और चीन के बीच में बॉर्डर क्लैशेस तो हो रहे हैं, पर इनकी संख्या हमें जितनी बताई जाती है उससे बहुत अंतर होता है। और यह भी अब बताया जा रहा है कि इन बॉर्डर क्लैशेस की संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। असल में लद्दाख की लोकल पुलिस के द्वारा एक इंटेलिजेंस गैदरिंग की गई है, कुछ सबूत इकट्ठा किए गए हैं, एक रिपोर्ट बनाई गई है जो रिपोर्ट मिनिस्ट्री में सौंपी गई है। और ऐसी मीटिंग में सौंपी गई थी जिसमें कि हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा भी शिरकत की गई थी। तो कितने हाई लेवल पे रिपोर्ट पहुंची हुई है। रॉयटर्स में एक खबर निकल कर आई है, उसके द्वारा इस रिपोर्ट का एक्सेस पाया गया है और ये चीज बताई गई है कि भविष्य में और ज्यादा क्लैशेस बढ़ सकते हैं। वो इस कारण से कि चीन लगातार अपनी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है। इसके अलावा वो स्टेटस को हमेशा चेंज करने का प्रयास करता रहता है। साथ ही साथ यहाँ पर भारत की कमियां भी दर्शाई गई हैं और उसमें ये कहा गया है कि भारत का चीन के साथ जो ये क्लैश हो रहा है उसमें भारत कहीं ना कहीं अपने ग्राउंड को खोता जा रहा है। वो इस कारण से कहा जा रहा है कि जो बफर जोन बन रहे हैं वो भारतीय जमीन पे, जिस पे कि भारत का अभी तक कब्जा था, वहां पर बन रहे हैं। इससे चीन को कोई नुकसान नहीं हो रहा है पर भारत को नुकसान हो रहा है। भले ही चीन कोई लैंड नहीं ग्रैब कर पा रहा है पर भारत अपनी जो जमीन है उससे पीछे हो रहा है। तो इस रिपोर्ट में ये सारी चीजें कही गई हैं, ऐसा रॉयटर्स का कहना है। अब बात कर लेते हैं नेवी के लिए कुछ 26-27 जो एयरक्राफ्ट खरीदे जाने थे उससे रिलेटेड खबर की। आपको पता है कि इसमें राफेल एम को चुन लिया गया है। हालांकि इंडियन नेवी के द्वारा कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया गया है, पर खबरों में आ चुका है कि राफेल एम को ही चुना जा रहा है। FA-18 को, सुपर हॉर्नेट को नहीं चुना जा रहा है। उसके कुछ पॉसिबल कारण अब पता लग रहे हैं, जो कि पहले ही कयास लगाए जा रहे थे। उसमें यह है कि जो इसका वेपन पैकेज है FA-18 का, वो जनरली अमेरिकन है और अमेरिकन हथियार भारत में इस्तेमाल, जो मिसाइल्स की अगर हम लोग बात करें, जो एयरक्राफ्ट में लगने वाले मिसाइल है या एयरक्राफ्ट ही है, वो भारत में इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा मेनली फ्रेंच और रशियन एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हथियार भी उनके कंपैटिबल ही होते हैं। अब जो इंडियन नेवी के द्वारा एयरक्राफ्ट को उड़ाने के गुण या अटैक से बचने के लिए, अटैक करने के लिए जो भी गुण सीखे जाते हैं वो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ही सिखाए जाते हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन करके ही सीखा जाता है। अब राफेल इंडियन एयरफोर्स में चुना गया है, इस्तेमाल होता है। तो नेवी ने ये सोचा कि अगर हम भी उसी एयरक्राफ्ट को चुनते हैं तो एक रूपता बनी रहेगी, हथियारों में भी, ट्रेनिंग में भी। अगर अमेरिकन एयरक्राफ्ट खरीदते हैं तो हथियारों में और ट्रेनिंग में काफी समय लगेगा, हथियार चलाना सीखने में समय लगेगा। इसलिए कहा जा रहा है कि राफेल एम का ही चुनाव किया गया था। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे चीजें हैं जो कि अभी डिस्क्लोज नहीं करी गई। हो सकता है तब डिस्क्लोज की जाए जब इंडियन नेवी ऑफिशियली राफेल एम को विजेता घोषित करे। अब बात कर लेते हैं आईएनएस विक्रांत की। आईएनएस विक्रांत का ऑलरेडी इंडियन नेवी में कमीशनिंग कर दी गई है और ऐसी बहुत छोटी मोटी चीजें हैं जिनको कि अभी भी उसमें पूरा किया जा रहा है, लगाया जा रहा है। ये कहा जा रहा था कि कुछ मार्च अप्रैल से इसमें एयरक्राफ्ट उड़ने लगेंगे, तो उसकी प्रक्रिया अब दिखने लगी है। MiG-29 को इसमें टैक्सिंग करते हुए देखा गया है, हालांकि उड़ते हुए नहीं देखा गया, केवल रनवे पे चलता हुआ देखा गया है। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए था, पर एक वीडियो निकलकर सामने आई है जिसमें कि इसको चलते हुए देखा गया है। अब ये माना जा रहा है कि इसमें कुछ और चीजें ऐसी लगाई जाएंगी जो कि 1 महीने में लग जाएंगी और ये तैयार हो जाएगा एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए अपने ऊपर से। तो मोस्ट प्रोबेबली ये है कि मार्च अप्रैल से हमें इस पर एयरक्राफ्ट उड़ते हुए दिखाई देने लगेंगे। मार्च में नहीं तो अप्रैल में तो जरूर ही उड़ते हुए दिखाई देने लगेंगे। हमें जानते हैं कि हमारे पायलटों को
ऐसा कोई भी एक्सपोजर 2 साल तक नहीं मिला जिससे कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर से इसको उड़ा सकें, किसी भी एयरक्राफ्ट को उड़ा सकें। चाहे आईएनएस विक्रमादित्य की बात कर लें, विक्रांत तो अभी अभी इंडक्ट हुआ है। आईएनएस विक्रमादित्य भी रिफिट के लिए गया हुआ था, मेजर रिफिट के लिए गया हुआ था, जिससे कि इसमें एयरक्राफ्ट का उड़ना 2 साल से बाधित था। तो हमारे फ्लाइट पायलटों को भी अब इसमें काफी अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। विक्रमादित्य पे तो अभी उड़ना स्टार्ट नहीं किया गया है, विक्रांत में हो सकता है पहले ही उड़ना स्टार्ट कर दिया जाए, पर प्रयास यही थे कि विक्रमादित्य में सबसे पहले ये एयरक्राफ्ट उड़ना स्टार्ट करेंगे, तब जाके आईएनएस विक्रांत में उड़ेंगे। बात कर लेते हैं इसरो के आदित्य L1 प्रोजेक्ट की। कल मैंने आपको बताया था कि फिजी में एक सैटेलाइट ट्रैकिंग जो सिस्टम है या ग्राउंड स्टेशन है उसको बनाने के लिए स्टडी कर ली गई है, और वो मेनली इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आदित्य L1 लॉन्च होने वाला है। इसको ट्रैक करने के लिए इस ग्राउंड स्टेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। अब इससे रिलेटेड और भी खबर आ रही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा एक विजिबल लाइन एमिशन क्रोनोग्राफ, जो कि एक प्राइमरी पेलोड कहा जाएगा सन की स्टडी करने के लिए, उसको इसरो को डिलीवर कर दिया गया है, और ये प्राइमरी इसका पेलोड होने वाला है। ये माना जा रहा है कि पूरे पेलोड लगभग 400 किलोग्राम का होने वाला है, और इसको 800 किलोमीटर की लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्टैब्लिश किया जाएगा, जिससे कि ये सन का चक्कर लगाता रहेगा और उसकी डिटेल भारत तक देता जाएगा, भारतीय ग्राउंड स्टेशन तक भेजता जाएगा। अब बात कर लेते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में जो इंडस वाटर ट्रीटी है उससे रिलेटेड खबर की। भारत के द्वारा 25 जनवरी को 2023 को एक नोटिस भेज दिया गया है पाकिस्तान को थ्रू प्रॉपर चैनल अपने कॉन्सुलेट के माध्यम से कि इस पर अब बैठ के बात करनी है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान के द्वारा कई वायलेशन किए जा रहे हैं। 1960 में सबसे पहले ये इंडस वाटर ट्रीटी सामने आई थी, जिसमें कि पानी के बंटवारे को लेकर कुछ नियम कानून बनाए गए थे। आपको पता है कि भारत के द्वारा बहुत सा ऐसा पानी है जो का इस्तेमाल भारत नहीं कर पाता है और पाकिस्तान तक जाता है। अगर भारत इन पानी का इस्तेमाल करने लगे पूरी तरह से, तो पाकिस्तान में पानी की दिक्कत आने लगेगी। तो मैं भी पाकिस्तान पे दबाव बनाने के लिए या पाकिस्तान के द्वारा वायलेशन करने की वजह से उनको नोटिस दिया गया है और कहा गया है कि अब जल्द से जल्द इस पर बैठकर बात होनी है, और जो ये इंडस वाटर ट्रीटी है इसमें जो भी कमियां पाई जा रही हैं उसको दूर करना है, पाकिस्तान को इसको मानना ही पड़ेगा। तो एक और करारा तमाचा पाकिस्तान को भारत लगाने जा रहा है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा से जोड़ देंगे। इस वीडियो से हम किस सवाल से जाओ कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।